नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर हम साथियों आप सभी की तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंटर लेवल का हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं साथियों। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि नाम है हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं आप। कुछ चीज़ें जैसे कि पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, एमसीक्यू, पीवाईक्यू वगैरह होते हैं, जिनको कि हम यूट्यूब चैनल पे कवर अप नहीं करा पाते हैं, उनको हम पोस्ट कर देते हैं डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तीसरा क्या चाहते हो कि हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। वहाँ पर भी हम डिस्कशन करते रहते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं आपका। उसका ग्रुप का नंबर है 9250710079। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है साथियों। इसके ऊपर आप अपना नाम और डिटेल लिख करके मैसेज कर दीजिए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिस्टम के बारे में, चैनल के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी क्लास के बारे में। क्लास में तो साथियों सभी को पता होगा, हम फास्ट रिविजन करा रहे हैं आप सभी का एमसीक्यू के माध्यम से, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, 1 बाय 1। और लगभग हमारा पूर्व मध्यकाल तक आ चुके हैं। प्राचीन भारत लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका, अब पूरे मध्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब हमारा चलेगा पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल राजवंश वगैरह हैं। ये दक्षिण मध्य भारत के जो कुछ राजवंश थे उनको हम 1 बाय 1 करके कवर अप करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आज की वीडियो है का फर्स्ट लेक्चर है। तो उसी का ही फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चोल किसके सामंत थे। बताइए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चोल जो लोग थे वो किसके सामंत थे? चोल नाम याद आते के साथ आपको दिलो दिमाग घूम जाना चाहिए साथियों कि टाइम पीरियड क्या था इनका, चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था, मेन पहला राजा शासक कौन था, करिकाल का टाइम पीरियड क्या था, विजयालय का टाइम पीरियड क्या था। सारी चीज़ें आपके आ जानी चाहिए दिलो दिमाग के अंदर। आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है। बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पल्लवों के ये आपके सामंत थे। चोल जो थे वो पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, पहलव और पल्लव दो अलग अलग राजवंश हुए हैं, थोड़ा ध्यान देना चीज़ में, थोड़ा मिलते जुलते शब्द हैं। पुराने स्टूडेंट्स को पता है, नयों को बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत हुआ करो। ये हमने उस दिन पूछा था आप सभी से, दोबारा आ गया ये कि चोलकालीन सिक्कों का ढेर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला है। बताइए साथियों कहाँ से मिला है? चोलकालीन सिक्कों का ढेर मिला है पूरा, काफ़ी सारे सैकड़ों सिक्के मिले हैं उसमें। बताइए वो कहाँ से मिला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि धवलेश्वरम। ये दक्षिण भारत में है। धवलेश्वरम से जो है चोलकालीन सिक्कों का ढेर मिलता है, काफ़ी सारे, बहुत सारे सैकड़ों सिक्के मिल रहे हैं यहाँ से हमें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि चोलकालीन पेरुंदरम और शिरुंदरम क्या थे। ये एनसीईआरटी बेस्ड चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। एनसीईआरटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, लेकिन लोग इजी वे में ले जाते हैं इसको। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी में होता है ना, लोग बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन बेसिक छोड़ देते हैं। तो बेसिक हमारा एनसीईआरटी होती है हिस्ट्री के अंदर 6 to 12। अगर सारी ना पढ़ सको तो कम से कम 8 से लेके
12th तक की हिस्ट्री आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दो जो 9th में आती है मेरे ख्याल से, और एनसीईआरटी जो आपके आर एस शर्मा की उठा लो, 8th से लेके 12th तक की 4-5 साल होगी, और अगर तो क्या दिक्कत है, छोटी छोटी किताबें होती हैं, उनमें से नोट्स बना लो, फिर रिवीजन कर लो उनका, सिंपल। निचोड़ना, जूस निकालना सीखो चीज़ों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। प्रशासनिक अधिकारी थे पेरुंदरम और शेरुंदरम क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी। आगे चलते हैं। वी स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा है? दक्षिण भारत की बात हो रही, ध्यान देना साथियों। वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, वो समुद्रगुप्त को कहा है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ क्या पूछा आपसे? दक्षिण भारत का नेपोलियन। मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। जो भारत का नेपोलियन हो जाएगा वो कौन होगा? आपका समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों में प्रमुख शासक था ना समुद्रगुप्त। तो ये हो जाएगा आपका भारत का नेपोलियन। और लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? दक्षिण भारत का नेपोलियन। तो बताइए किसे कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम पर टाइम पीरियड देख लेना अपना, ठीक है। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दोनों प्रमुख शासक हुए थे चोल शासकों, चोलकालीन, ठीक है। तो जरा बताइए, बृहदेश्वर का मंदिर कौन से शासक ने बनवाया था, और उसका दूसरा नाम क्या है? बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, किसके समय काल में बना था, किसने शुरुआत की थी, कौन से शासक ने पूरा करवाया था? इसके बारे में थोड़ा देख लेना, और जरा कमेंट बॉक्स में बारे में बताइए किसने बनवाया था, किसने शुरुआत किसने की थी, और पूरा किस शासक ने करवाया, और उसका टाइम पीरियड भी बताइए। आपके लिए एक और सवाल आज का। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चोलकालीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। यह अभिलेख किस शासक का है? उत्तर मेरूर अभिलेख जो मिला है साथियों, कौन से शासक से संबंध रखता है बताइए, जिसमें कि आप चोलकालीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना अपना। ये ग्राम प्रशासन को किसके द्वारा चलाया जाता था? उर क्या होती थी, कुर्रम क्या थे, साम्राज्य क्या था, कितने भागों में, कितने उसमें प्रांतों में बटा था, प्रांतों क्या कहते थे, जिलों को क्या कहते हैं, नाड़ू की क्या वैल्यू थी, क्या बोलते हैं आपका, कुर्रम क्या था, कोट्टम क्या था, उर क्या होती थी, सभा और उर में क्या फ़र्क है, उनके सभाओं के सदस्यों का क्या कहते थे, उन सभाओं के सदस्यों को जो चुना जाता था उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती थी, क्या नियम होते थे चुनने के, कितने टाइम पीरियड के लिए चुने जाते थे, कौन चुना जाता था और कौन नहीं चुना जाता था, सारी चीज़ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रांतक प्रथम। ये उत्तर मेरूर अभिलेख प्रांतक प्रथम से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि मानसोल्लास ग्रंथ जो है सोमेश्वर थर्ड का लिखा गया है, निम्न में से किसका ग्रंथ है, मतलब क्या विषय वस्तु क्या है उसकी, किस चीज़ के ऊपर लिखा गया वो विषय, वो है मानसोल्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शिल्प कला के ऊपर है।
कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब एक प्रकार से मंदिर और भवनों के निर्माण से संबंधित रखता है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप सभी को बहुत रेलेवेंट करते हैं एज पर करंट एग्जाम पैटर्न, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा देख लेना, मिलते जुलते सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इनमें। आगे कहता है कि किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी किस पल्लव शासक के दरबार से हैं? बिल्कुल सही पूछ रहा है। किरातार्जुन का लेखक जो था भारवी था और भारवी जो थे ना, और सॉरी ये किरातार्जुनीयम ये जो था, ये इसका जो कैरेक्टर लिया गया है वो महाभारत से लिया गया है। किरात प्लस अर्जुन क्या होगा इसका? किरात और अर्जुन का युद्ध होता है इसमें। अर्जुन जब तपस्या करने जाता है 1 साल के लिए, जब वो किन्नर बन जाता है ना, श्राप देती है उसे, तो उस समय जब ये है वो सॉरी उसके बाद जब ये पर अपना वो अस्त्र शस्त्र को विद्या लेने के लिए जाता है, वहाँ पर तपस्या साधना करने के लिए, तो शिव जी की साधना करता है अर्जुन महाभारत में। ठीक है, तो किरात के रूप में शिव जी आते हैं इसकी परीक्षा लेने के लिए। जब इन दोनों का युद्ध होता है बाणों के माध्यम से, तो अर्जुन इसकी प्रसन्न हो जाते हैं इसकी विद्या से, तो फिर इसको काफ़ी अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं, दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे कि ये महाभारत के युद्ध में विजयी होता है। तो ये डिटेल पता होना चाहिए आप सभी को, किरातार्जुनियम का क्या कंटेस्ट है। तो इस जो क्वेश्चन का 7th का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सिंह विष्णु। इसके दरबार में थे कौन? भारवी। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 8, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट यानी कि महामल ने किस शासक को परियल, मणिमंगल, शूरमाल के युद्धों में पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की? ठीक कह रहा है। वातापी यानी कि बादामी। चालुक्य शासक थे ना वातापी उनकी राजधानी थी, उनको बादामी बोला गया, जिसको के भी लेखों में उसी की बात हो रही है। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, ये देख लेना 3 या 4 राजवंश हुए थे चालुक्यों के भी, अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है ना, वेंगी के चालुक्य अलग थे, वातापी के अलग थे, वातापी या बादामी एक ही बात है। और एक और था, कौन सा, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जरा कोई बताएगा कौन सा था तीसरा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पुलकेशिन 2। ठीक है, पुलकेशिन 2 किसने हरा दिया? पुलकेशिन 2 को पुलकेशिन 2 ने क्या बोलते हैं आपके 634 में हराया था हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन ने हरा पुलकेशिन 2 को, और पुलकेशिन 2 को हरा दिया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। फिर पल्लव शासक था। किस अभिलेख में अमोघ वर्ष को कला व साहित्य के संरक्षण में चंद्रगुप्त 2 से भी श्रेष्ठ बताया गया है? बताइए। ये ना प्रशस्तियाँ होती थी, बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना राजाओं की, तभी तो खुश होकर राजा इनाम देंगे ना। जैसे कि चाटुकार होते हैं ना, उनको वो उस समय बोलते थे चारण और भाट। अब भनश भाषा में भाट बोला गया है, और शुद्ध भाषा में अभिलेख उनको चारण बोला गया है। जो राजाओं की प्रशंसा करते थे, प्रशस्तियाँ लिखते थे ना, रवि कीर्ति है उनमें, हर आपका हरि वीर सेन है, हरिसेन है, इस प्रकार की जिन्होंने कीर्तियाँ लिखी हैं, प्रशस्तियाँ लिखी है ना शासकों की, चंद्रगुप्त से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य तक जितने भी हुए अलग अलग समय पर, तो इनको भाट बोला गया, चारण या भाट बोला गया है। जो राजाओं की बड़ाइयाँ करते थे, प्रशंसाओं में लिखते थे, तो राजा खुश होकर उन्हें इनाम देते थे। उनमें कुछ अतिशोक्तिपूर्ण भी है चीज़ें, यानी बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया इतिहास। तो ये जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि संजन ताम्रलेख, तांबे की प्लेटों पे है ये ताम्रलेख। अभिलेख जितने भी होंगे ना, ये आपके ये होते हैं पत्थर पर खुदे हुए, गुफा लेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख या लघु शिलालेख वगैरह, वो तो होते हैं अभिलेख, पत्थरों पर जो होते हैं। ठीक है, और ये ताम्रलेख जो होते हैं तांबे की प्लेटों पर लिखे होते हैं। ये दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा चलते हैं, अपने उत्तर भारत में कम मिलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादातर तांबे की प्लेटों पर मिलते हैं, कॉपर प्लेट्स के ऊपर बोलते हैं इनको। किसी मंदिरों का नगर कहा जाता? बिल्कुल सही कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो हलवा क्वेश्चन आ गया।
कैसा क्वेश्चन आ गया? ये क्वेश्चन आ गया आपका हलवा क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एहोल को। एहोल जो है कर्नाटक में है, आधुनिक कर्नाटक में एहोल। सुमिलित करने वाले क्वेश्चन आगे साथियों, कौन सा चीज़, कौन सा मंदिर या कौन सा स्मारक कौन से स्थान पर है? बताइए कहाँ कहाँ पर है? तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया ना, आपको ये तो 2 या 1 पॉइंट ऐसे होना चाहिए जिनसे कि आप 100% श्योर हो। अब आपको पता होना चाहिए, मैं सीधी सी बात है यार, इसमें कुछ है देखा जाए तो क्या कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए अंकोर वाट का मंदिर आपका हो जाएगा कंबोडिया में, कंबोज में। बोरोबुदुर सूप ये आपका पेगू यानी कि बर्मा म्यांमार में है। बोरोबुदुर 3 4 यानी कि बी का थर्ड और सी का 4, बी का थर्ड और सी का, नहीं भाई नहीं गड़बड़ है ये, नहीं 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 होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। अंकोर वाट का मंदिर आ जाएगा आपका कंबोज में, ये हो जाएगा इसका। और बोधोबुरसूर आपका जावा में होगा, यानी कि 3 और 2, बी का 3 सी का 2, ये हो जाएगा बी का थर्ड और सी का 2, ई से फोर्थ हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। यानी कि आनंद मंदिर जो है आपका ये कहाँ पर है? पेगू बर्मा में। और माइसन में पोन नगर मंदिर, ये हो जाएगा आपको चंपा यानी कि आधुनिक वियतनाम में। ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो फोर्थ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, आगे इसकी डिटेल भी आ गई है। अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोसुर टूर ने बनाया था, यह विष्णु का मंदिर है। बोरोबुदुर स्तूप जो जावा में जो है आर्य मजदूर ने इसे 8वां आश्चर्य कहा है। आनंद मंदिर पेगुर अनिरुद्ध ने बताया था, इसमें बुद्ध की विशाल प्रतिमा है अंकोर वाट के मंदिर में। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। शैलेंद्र शासकों ने बनवाया था 8वीं 10वीं शताब्दी के बीच में। कहता है कि चोल और चालुक्यों की सीमा रेखा कौन सी नदी थी? सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो इजीली। चोल और चालुक्यों के बीच में जो नदी सीमा रेखा को, कौन सी नदी को सीमा रेखा मान लिया था? इनके बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, चोलों के बीच में, चालुक्यों में, राष्ट्रकूटों में और पल्लवों में। अलग अलग समय पे अलग अलग शासकों के द्वारा एक दूसरे पे हमला करते रहते थे ये लोग। संधियाँ बहुत हुई, एक दूसरे की लड़कियों के साथ शादी कर लेते थे फिर संधियों के माध्यम से, तब जाके मामला सेटल होता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का साथ ही, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि तुंगभद्रा दक्षिण भारत की एक नदी है।
कौन से चोल शासकों ने कड़ारम श्रीविजय साम्राज्य पर आक्रमण किए थे? बताइए कौन कौन से शासक थे जिन्होंने श्रीविजय कड़ारम यानी श्रीविजय साम्राज्य पर हमला किया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राजेंद्र प्रथम और वीर राजेंद्र ने। पहले राजराज आया, फिर राजेंद्र प्रथम आया था, फिर इसके बाद उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र हुआ था। इस प्रकार से 1 बाय 1 कर चले थे। 20 शासक से ज़्यादा हुए थे चोल शासक जो हुए थे। आगे कहता है कि किस चोल शासक ने युधिष्ठिर में स्वयं का राज्याभिषेक करवाया था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पिता जो है युद्ध में मारा गया था और इस शासक ने अपना युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, वहीं पर ही राजा बन गया था ये। तो बताइए कौन शासक था वो? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजेंद्र 2, ये हो जाएगा। प्रसिद्ध रायचूर दोआब के नदियों के बीच में था। इसी को लेकर के पहले इनमें क्या बोलते हैं आपके चोल चालुक्य राष्ट्रकूटों पल्लवों में झगड़ा हुआ था और बाद में फिर विजयनगर और बहमनी में इसी रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर के उपजाऊ था। यहाँ से टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, व्यापार बहुत अच्छा होता था यहाँ से, तो इसीलिए इसको लेकर के युद्ध होते थे इसके ऊपर कब्जा करने के लिए इस क्षेत्र पे। रायचूर जैसे हमारा उत्तर भारत में गंगा यमुना दोआब का मैदान है, जो भी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो उपजाऊ क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ, उसको लेकर के होता था मगध साम्राज्य से लेकर के गुप्तों तक के बीच में। और उसके बाद उससे पहले जो था अगर और भी प्राचीन भारत में देखा जाए तो होता था व्यास और पंजाब, सतलुज रावी व्यास और 5 नदियाँ थी ना पंजाब से संबंधित, सतलुज रावी व्यास झेलम और चिनाब, ये 5 नदियाँ थी ना जहाँ से की, और सब आंध्र प्रदेश बोला गया इसका। और दूसरी 2 और थी सिंधु और सरस्वती, ये 7 नदियाँ मिलकर सब आंध्र प्रदेश बनाती थी। तो वर्ल्ड का सबसे उपजाऊ भूमि, प्राचीनतम और सबसे उपजाऊ भूमि थी सब आंध्र प्रदेश। आज का पाकिस्तान और ये अपना हिंदुस्तान वाला पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब मिलाकर इसके आसपास का क्षेत्र जो है ना, जो 5 नदियाँ मैंने बताई है, इनका क्षेत्र को बहुत सबसे उपजाऊ हुआ, आज भी उपजाऊ है सबसे ज़्यादा। पर अफसोस ज़्यादा हिस्सा उसका पंजाब में चला गया और इंडियंस को कोई दुख ही नहीं है इस चीज़ का, डूब मरो ऐसे इंडियन लोगों को। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा 4 यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में था। तो ये 1 मिनट, हाँ, एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया आपका। कहता है कि अशोक के अभिलेखों में पुलिंद पल्लव रठिक राष्ट्रकूट केरल पुत्र नहीं केरल पुत्र है उसमें, और चेर का उल्लेख मिलता है। चेर के साथ साथ एक और का मिलता है भैया, चेर चोल पांड्यों, हाँ, चेर चोल पांड्य, रठिक राष्ट्रकूट केरल पुत्र और सती पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे कहता है बी कथन क्या कारण क्या कहता है, 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन हो रहा था जबकि जबकि दक्षिण भारत में महान राजवंशों का उदय हुआ था। बताइए, 2 कथन दे रखे हैं, कथन कारण नहीं है, दोनों ही कथन है। कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है? दोनों सही है दोनों गलत है, बताइए।
सिंपल है। देख सकते आप सबको पता होना चाहिए कि अशोक के जो अभिलेख मिला है ना, उसमें अभिलेखों में उसका पुल्लिंग यानी कि पल्लव, रठिक यानी कि राष्ट्रकूट, और केरलपुत्र यानी कि चेर, और इसके साथ साथ आपके चोल, चेर तो हो गया, पांडे, और एक और एक सत्यपुत्र, सत्यपुत्र जिनको कहते हैं, सत्यपुत्र होता है वैसे तो, इसका उल्लेख मिलता है। इन सभी की प्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है, चोल की, पल्लवों की, राष्ट्रकूटों की, केरलपुत्र या चेरों की और पांड्यों की। लेकिन एक इस सत्यपुत्र एकमात्र ऐसा राजवंश है उसमें वहाँ पर साम्राज्य जिसका कि अभी तक प्रमाणिकता संदिग्ध है। हालांकि केरलपुत्र और सत्यपुत्र को कुछ विद्वान एक ही मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि इसकी संदिग्धता संदिग्ध है, अभी तक ये इसका फाइनल हो नहीं पाया अभी। एक दूसरा कहता है कि 8वीं शताब्दी में उत्तर भारत में विघटन और था, जबकि दक्षिण भारत में बड़े राज्यों का विस्तार होता। बिल्कुल सही कहता है, 8वीं शताब्दी के अंदर हमारे यहाँ पे हो गया था मामला, वर्धन के काल के बाद में आपका चला था ये आपका कन्नौज को लेकर के। और उससे पहले आपका इसने कब्जा कर लिया था ललितादित्य मुक्तपीड़ ने। कुछ समय तक अर्जुन का भी शासन रहा था कन्नौज को लेकर के, है ना। तो विघटन हो रहा था क्योंकि हरदन आपके गुप्ता डायनेस्टी डिमोलाइज हो गई थी, और उसके बाद वर्धन राज शासन कुछ समय के लिए रहा था, और उसके बाद तो बारी बारी करके जो कन्नौज को लेकर के झगड़ा पट्टी चलता रहा था, तो विघटन हुआ था, कोई एक बड़ी शक्ति नहीं रही थी। जबकि दक्षिण भारत में बड़े बड़े साम्राज्यों को हुआ, जैसे कि चोल, चेर और पांड्य, और आपका पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो दोनों कथन सही माने जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कुछ यार? इमोजी मेमोजी भेज दिया करो, हाय हेलो लिख के बोल दिया करो, सन्नाटा मत रखा करो, स्माइली वामाइली भेज दिया करो, मुझे भी अच्छा लगे ताकि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या आ गया ये? अच्छा अच्छा, बताइए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना आपने कि कौन से राजवंश का कालक्रम पहले था, कौन सा उसके बाद में। वातापी के चालुक आ गया ना, देख लो मैंने अभी बताया था आपका। हाँ, ये कल्याणी के थे भाई, एक तो वातापी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, 3 चालुक्य राजवंश हुए थे। चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये कौन कौन से शासन पहले पहले कौन हुआ, दोबारा उसके बाद कौन हुआ। 3 शासकों में, सबसे शासकों में से जो होगा ना, बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताता हूँ। इसका आंसर होगा 3rd, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका, 1 मिनट, बन ही नहीं रहा है तो इसी हिसाब से तो 3 के हिसाब से सही नहीं बन रहा भाई ये। 3 के हिसाब से लगाना जरा, एक साल पहले चालू क्या आएगा, क्या बात है भाई ये। एक बार 5 यानी कि फिर राष्ट्रकूट, फिर 4 यानी कि चालुक्य कल्याणी के, उसके बाद 3 पल्लव, सबसे लास्ट में फिर चोल। ये वैसा ये होना चाहिए भाई, इसका डाउटफुल क्वेश्चन है भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये होना चाहिए, पहले चोल, हाँ ये पल्लव आपका, फिर चोल, फिर एक वातापी चालुक्य, बिल्कुल सही है, फिर कल्याणी के चालुक्य, सबसे लास्ट में राष्ट्रकूट। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग देख लें एक बार, श्योर हो तो बताना इसका जरा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, ये दे रखा 2 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है कई बार यार। हाँ, कहता है कि चोल शासक राज प्रथम के बारे में असत्य कथन पहचानिए, गलत कथन क्या है। 3 ठीक है, ये गलत, बताइए वो कथन गलत कौन सा है।
तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये तिरुवलंगाडु तथा कर्रदंडा अभिलेख इसके हैं, ये गलत है और ये इसका हमारा राइट आंसर होगा। ये जो है राजेंद्र प्रथम के है, देख लेना अपना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसे क्वेश्चन का, सिंपल। आगे कहता है कि चोल शासक राजेंद्र चोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इन सात चोलों की नेवी बहुत अच्छी थी, स्थानीय प्रशासन बहुत अच्छा था, ठीक है, स्थानीय प्रशासन बहुत अच्छा था, सेना बहुत अच्छी थी और ख़ास तौर से नेवी बहुत अच्छी थी। नेवी की वजह से उन्होंने जावा सुमात्रा तक पर हमला करके वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, श्रीलंका को विजित कर लिया था और काफ़ी पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी कुछ बड़े भूभाग पर इसका कब्जा कर दिया था उन्होंने चाप के चोलो भाई साहब ने। तो इस जो को 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 5 कहाँ से आ गया यार, श्री विजय, वीर राजेंद्र चालुक्य पराजित, तुंग और भद्रा विजय, तट पर विजय स्तंभ बनवाया था वीर राजेंद्र ने, कुछ है ही नहीं है तो इसमें, कट मारो 4 ऑप्शन, 5वां दे रखा है इन्होंने, 5वां तो है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन है ये बिल्कुल सही कहता है। इस पे थोड़ा थोड़ा डाउट है भाई, इस पे ये राजा का नाम पे, ये बिल्कुल सही है और जहाँ तक मेरा ख्याल ये भी सही होना चाहिए, तो ये 2 और 4 में से एक होना चाहिए और इसमें देखा जाए तो बाकी इसमें 5 दे रखा, गलत है ये। आगे तक किस चोल शासक ने वैदिक महाविद्यालय खोला था, हाँ ये वही आ गया साथियों, क्या तिरुवाडुतुरई और तिरुवाडुरई, हाँ तिरुवाडुरई और तिरुवाडुतुरई की बात हो रही है यहाँ पे, 12वीं सेंचुरी की बात हो रही है। 1127 का एक अभिलेख मिलता है जहाँ पर एक वैदिक संस्कृत विद्या महाविद्यालय, वैदिक यूनिवर्सिटी खोली गई, वैदिक विश्वविद्यालय खोला गया और एक खोला गया था आपका भाषा विज्ञानों को लेकर, जहाँ पाणिनि की वो पढ़ाया जाता था, क्या बोलते हैं, व्याकरण। बचोलकालीन 2 उल्लेख मिलता हमें 1127 के अभिलेख में, तिरुवाडुरई और तिरुवाडुतुरई। तो उस समय का शासक कौन था बताइएगा जरा साथियों। कौन था स्टूडेंट था वो कहता था, तो ये क्या मैंने इसमें ये जो है ये उसमें पूछा था आपके क्या बोलते हैं थ्योरी क्लास में, तो एक स्टूडेंट को पता नहीं था सर ये क्या था, क्वेश्चन आ गया, शायद अल्पना थी वो, रिमाइंड कराओ अपने आप को साथियों, आप ही थे या कोई और थे अल्पना। तो क्वेश्चन में 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वीर राजेंद्र, यानी सबसे पहले राज आया था, राज के बाद उसका बेटा राजेंद्र फर्स्ट के बाद में वीर राजेंद्र, 3 1 बाय 1 करके आए थे। चोल चालुक्यों के मध्य शांति स्थापना में कदम्ब वंश के किस शासक ने मध्यस्थता की थी बताइएगा। चोल और चालुक्य की शांति स्थापना में ये कदम्ब वंश जो है दक्षिण भारत का छोटा राजवंश हुआ था, कदम्बों का राजवंश, ठीक है। तो इसके कहता किस शासक ने मध्यस्थता की बिचौलिया की भूमिका किस शासक ने निभाई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर शांति स्थापित हुई दोनों के बीच में, किन किन में, चोलों और चालुक्यों में। चालुक्यों का प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन II पता होना चाहिए, और चोलों का राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। दिमाग बनना जाएगा साथियों, सही बता रहा हूँ, नेट जरा बातों से नहीं होता, इतना इजी भी नहीं है। 2 दिन कह देने को हो जाएगा तो होता नहीं है, करने तो होता है बेटा, बिना करे कुछ नहीं होता है। 100% अपना 2 झोंकोगे ना तो 60% रिजल्ट आते हैं, ध्यान रखना। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जय के फर्स्ट। कौन सा सत्य कथन है बताइए साथियों, कौन सा कथन सत्य है, 4 कथन दिए, चारों में से कौन सा गलत है।
गड़बड़ होगा मामला सारा, है ना। आंसर देख लिया आप लोगों ने। चलो कोई नहीं, तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अंतिम शासक जो था राजेंद्र 2 नहीं था, राजेंद्र 3rd था। ये राइट आंसर, इस पर डाउट है। चालुक्य वंश का हो सकता है कुलोत्तुंग फर्स्ट, ना कि चोल का। चोल का तो करिकाल था, फिर बाद में विजयालय चोल वास्तविक संस्थापक था 850 में। करिकाल 150 एडी में था, और उससे पहले एक और था, नाम दिया नहीं आ रहा मुझे, तो इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, इस वाले को बता रहा हूँ आपको। चोल वंश का, अच्छा ये हो गया। कौन सा कथन असत्य है, आगे फिर 4 क्वेश्चन आ गए, और उसमें से तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है। यानी कि कुलोत्तुंग प्रथम ने कलिंग के विरुद्ध 2 बार आक्रमण किए, चीन में दूत बंधन भेजा तथा सॉरी ये नहीं भाई, ये कहते चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 2 ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ये गलत है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका चालुक्य ने सोमेश्वर फर्स्ट ने की थी आत्महत्या तुंगभद्रा नदी में डूबकर, जो की थी ना। और ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। ये उस दिन भी मैंने पूछा था आपसे, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के बारे में सत्य कथन बताइए। इसने कवि राजमार्ग रत्नमालिका प्रश्नोत्तर मालिका होगा ये, कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखे थे 2, 3, 4। तो 24 क्वेश्चन बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd। अमोघवर्ष प्रथम जो था, अमोघवर्ष जो था वो बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, वो जैन धर्म को मानता था, ठीक है। किस चोल शासक को शुंग मूर्ति वीरत करों को हटाने वाला कहा जाता है। ये आज का अंतिम सवाल है साथियों। किस चोल शासक को शुंग मूर्ति वीरत करों को हटाने वाला कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुलोत्तुंग प्रथम को कहा जाता है क्या, करों को हटाने वाला ये। तो साथियों ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने 1 बाय 1 करके सोल्यूशन किया है, आपके सामने भी देख रहे हैं। के साथ में आप भी अच्छे से देख लेना इस चेर चोल पांडे और राष्ट्रकूट पल्लव वाले चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, खासतौर से चोलों का अभिलेख, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और इनके उत्तराधिकारी कहाँ से शुरुआत होती है, इनके बीच में तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच साथियों आप सभी का। और जो नहीं आते हैं
उन्हें भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम अपनी तरफ से करवा ही रहे हैं कोशिश। तो जिसको नेट जर्फ चाहिए उसे आना चाहिए, बिल्कुल सीरियस होकर के लग जाइए। कुछ ही समय बचा है आपके एग्ज़ाम में। 10 अक्टूबर को फर्स्ट में और सेकंड शिफ्ट में, दोनों ही शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो किसका कौन सा एग्ज़ाम में होगा, किसका कौन से स्टेट में होगा और डिस्ट्रिक्ट में होगा, कहाँ पर होगा, एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा आपको जल्दी ही। 4 या 5 तारीख तक मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तब तक देखते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक। ठीक है, तो आप भी अपने स्टडी के टाइम को बढ़ा दीजिए। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को अच्छे से देख लेना, रिवीजन कर लो फटाफट, मैक्सिमम एमसी को सॉल्व करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। बेस्ट विशेष मेरी तरफ से साथियों आप सभी को।